Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम को लेकर। देखिए, ग्लोबल कंसर्न लगातार बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इलिसिट तरीके से टिम्बर ट्रेड किया जा रहा है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना खुद का एक फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को यहाँ पर बढ़ाना और एक अल्टरनेटिव जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेट्स की हमें आवश्यकता पड़ती थी, ताकि इंडिया में जिनको काम करना है पिछले 2 दशकों से अगर हम बात करें, इसको यहाँ पर रिमूव करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था। चूंकि मैंने यहाँ पर 2 शब्दों का इस्तेमाल करा है कि हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है, साथ ही हम एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को भी इंडिया में बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये 2 शब्द क्या हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, सस्टेनेबल आप समझ गए हैं, दैट मीन्स इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है वर्तमान में, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको बिना बिगाड़े हुए, अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन किए बिना अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर दें और भविष्य की आने वाली जनरेशन के लिए भी सारे रिसोर्सेज को हम यहाँ पर अवेलेबल रखें। वही दूसरा शब्द आ जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा लैंड यूज सिस्टम जो कि इंटीग्रेट कर रहा है, जिसके अंदर आपको ट्रीज भी देखने मिलेंगे, श्रब्स भी देखने मिलेंगे, साथ ही यहाँ पे क्रॉप या लाइव स्टॉक भी एक ही पीस ऑफ लैंड पर देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर कंबाइन किया जाता है एग्रीकल्चर को और फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को, ताकि हम एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स को यहाँ पर अचीव कर पाएँ। ठीक है, चलिए, ये तो था इसका मुख्य उद्देश्य कि इसको लिया क्यों जाता है। अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक नेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम बनाई जा रही है, जिसके अंदर 3 मुख्य उद्देश्यों पर काम किया जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन टू ट्रेस द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एम की बात करें, एक मार्केट इंसेंटिव एंटिटीज क्रिएट करना। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फार्मर्स, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर लें, जो भी लोग, मतलब आप ऑल ओवर जिन भी लोगों की बात कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट या एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए, उन सभी के लिए यहाँ पर एक इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर प्रोवाइड करना। साथ ही अगर हम बात करें तो ये इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के आधार पर है। दैट मीन्स इन सारी चीज़ों को जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। IFWCS की बात करें तो ये पूरी कंट्री में यहाँ पर एप्लीकेबल है, चाहे आप फॉरेस्ट एरियाज की बात करें या TOF प्लांटेशन के बारे में यहाँ पर बात करें, विच इज़ दी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट स्टैंडर्ड। चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे प्राइवेट के हों, एग्रो फॉरेस्ट्री हों या कोई भी अन्य प्रकार का लैंड हो, ये सभी जब एप्लीकेबल होता हुआ आपको दिखाई देगा। अलॉन्ग विद दैट, इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये टिम्बर और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी एप्लीकेबल होता है। नोडल एजेंसी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में यहाँ काम करेगी। वहीं इसके अंदर दूसरे स्टेक होल्डर्स भी आपको देखने मिलेंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि इस पूरी स्कीम को मैनेज करने और इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेगा। वर्किंग की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑडिट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि इस स्कीम के स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सके। साथ ही थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस भी किया जा सकेगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम में मेंटेन की जा सके। अब देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेशन स्कीम में एक चीज़ समझ लीजिए कि ये वॉलेंटरी सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। दैट मीन्स एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन यहाँ पर होगा, ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, एग्रो फॉरेस्ट्री को यहाँ पर इनकरेज किया जा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पर चेन ऑफ कस्टडी की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड की बात करें तो आप देखिए इसके अंदर 8 क्राइटेरिया, 69 इंडिकेटर और 254 वेराइफियर्स को यहाँ पर लेकर आया गया है।
सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए कहीं न कहीं जो बायर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, इनको एक वेल मैनेज्ड, एक रिसाइक्ल्ड मटेरियल और एक एश्योरेंस यहाँ पर मिलेगा। साथ ही जो इल्लिसिट यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, उसको यहाँ पर कट किया जा सकता है और हॉलिस्टिकली अगर हम बात करें, तो ना केवल एनवायरनमेंट को बल्कि इकोनॉमिक और सोशल मॉडल पर भी हमें इस पर्टिकुलर एक्ट के आने के कारण, इस स्कीम के आने की वजह से बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए और बहुत सारे मटेरियल को फ्री में डाउनलोड करने के लिए rausacademy.in विच इज़ आवर वेबसाइट, इस पर भी जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ टॉकिंग अबाउट दी प्लग दी ब्रीच। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर 4 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है 2 मंथ पहले, आफ्टर इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ब्रीच विच personal detail of over 80 crore people were leaked from the website of, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है ICMR एंड ऑफर्ड फॉर सेल फॉर द डार्क वेब। 4 लोग ICMR से 80 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लेते हैं और इसको डार्क वेब पे बेचने की बात कर रहे हैं। ये जो ब्रीच है, इसको इनिशियली देखिए US एजेंसी ने यहाँ पर बताया था कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिविटी होने वाली हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको यहाँ पर हैम्पर कर सकता है। अब देखिए, ये जो सीवियरिटी है डेटा लीक की, ये बहुत ही बड़ी है। ना केवल अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, ना केवल यहाँ पर 80 करोड़ लोगों की जानकारी है, बट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस भी हमें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आपके आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट डिटेल, हेल्थ रिकॉर्ड, एवरी सिंगल थिंग इज़ देयर। साथ ही अगर ये यहाँ पर अनलॉक हो जाता है तो आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन है, मेडिकल हिस्ट्रीज़ हैं, ये सब भी यहाँ पर लीक हो जाता और यहीं से जो प्राइवेसी का वायोलेशन है वो हमें देखने के लिए मिल सकता था। अब जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की जा रही है ICMR के डेटा ब्रीच में, इसमें एक कहीं ना कहीं आप देखिए जो साइबर सिक्योरिटी है, इससे हमें एक सीख देखने के लिए मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम यहाँ से सीख ले लें कि क्या गलतियाँ हमें यहाँ पर दोहरानी नहीं हैं। गवर्नमेंट जहाँ पर फोकस कर रही है एक तरफ कि हमें हेल्थ केयर को हम डिजिटल कर देते हैं, ठीक है, हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे में नीड हो जाती है कि हम एक साइबर सिक्योरिटी को भी अपना इतना मजबूत करें कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स आपके पास हैं वो कहीं से कहीं तक हैम्पर नहीं हो पाए। और इस सारी चीज़ों की शुरुआत हमें देखने के लिए मिली थी जब हमने कोविड-19 का वैक्सीनेशन ड्राइव किया था, तब हमने बहुत बड़ा डिजिटल सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया है। देखिए, अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, तो अगर साइबर अटैक हो जाते हैं तो हम डिजिटली क्यों कर रहे हैं सब कुछ? देखिए, आप एक व्यक्ति हैं, आपका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, मेडिकल हिस्ट्री है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना, उन्हें लॉन्गर ड्यूरेशन तक बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रखना अपने आप में इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना दिल्ली में हो जाती है। ऐसे में आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है? कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, वो अपनी हिस्ट्री नहीं बता पाते। ऐसे में इनके आधार कार्ड या इनके डिजिटल रिकॉर्ड का यूज़ करके एक पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर निकाल के लाई जा सकती है, ताकि एक क्विकर और बेटर डायग्नोशन, एक बेटर ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की अगर हम बात करेंगे तो हम लेकर आए थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि एक सेंट्रली ऑथराइज्ड डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम है, जो कि यहाँ पर एक आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहा है बिटवीन दी पेशेंट एंड दी इन्फॉर्मेंट्स। अब यहीं पर जो डिजिटल हेल्थ केयर के फ़ायदे हैं, वहीं पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है, विच इज़ दी डिजिटल सिक्योरिटी। हम जहाँ पर बात कर रहे हैं एक इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजरमेंट की, वहीं हेल्थ इंश्योरेंस की अगर आप बात कर लें, पेशेंट के डेटा की बात कर लें, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि इसी तरीके का एक और अटैक हम इसके पहले रैंसमवेयर अटैक हमें एम्स में देखने के लिए मिला था, जिसमें लगभग
2 हफ्ते तक ये पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पर शट डाउन रही थी। नाउ जस्ट इमेजिन कि देयर इज़ वन पर्सन जिसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर एम्स के पास है, उसका एक कंसर्न क्या रहा होगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम बात करते हैं साइबर अटैक्स के बारे में, इस तरीके की चीज़ों के बारे में, तो हमें ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। चूंकि मैंने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था विच इज़ दी डार्क वेब, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ डार्क वेब क्या होता है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक तरीके से आप देखेंगे एक हिडन पार्ट है। इसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, अपने खुद के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक सीक्रेट आइडेंटिटी यहाँ पर होती है, एक ऑथराइजेशन देखने के लिए मिलता है। सो बेसिकली ये डीप वेब का एक सबसेट हमें देखने मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी ना केवल इंटरनेट बल्कि अलग अलग ट्रेडिशनल सर्च इंजन की जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। यूजुअली जब हम डार्क वेब की बात करते हैं तो इसको कनेक्ट किया जाता है इलिसिट एक्टिविटीज़ के द्वारा। जैसे आपके ट्रेडिशनल सर्च इंजन होते हैं गूगल, बिंग, याहू, ये यहाँ पर इन डार्क वेब में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एनोमिटी के द्वारा, एक सीक्रेसी के द्वारा यहाँ पर काम करते हैं। इसको अचीव किया जाता है जब एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे याद रखिएगा मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम यहाँ बता रही हूँ। टॉर, द ऑनियन राउटर, या फिर I2P विच इज़ द इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट, या फिर फ्री नेट, ठीक है, विच एनोमनाइज यूजर इंटरनेट ट्रैफिक बाय राउटिंग इट डायरेक्टली टू द सीरीज ऑफ डिफरेंट सर्विस। इनका यहाँ पर ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके डार्क वेब में पहुँचा जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर पर ये लीगल नहीं था, लेकिन बहुत सारी नटोरियस एक्टिविटीज़, जैसे आप देखेंगे इलीगल ड्रग्स को बेचना, हैकिंग टूल्स, स्टोलन डेटा को चुराना, बेचना, करेंसी एक्सेट्रा के कारण ये यहाँ पर बदनाम हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे एसोसिएशन इलीगल एक्टिविटीज़ से हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं कहीं जगह पर डार्क वेब एक बहुत पॉजिटिव साइन की तरफ भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पर इसने विसिल ब्लोअर्स के लिए काम किया है। आप जानते हैं विसिल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो सरकार की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको छुपा के रखा जा रहा है, जो गलत हैं और जिन पर नियंत्रण लगाना ज़रूरी है और इनकी जान और सुरक्षा को खतरा है। डार्क वेब पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, पोल यहाँ पर खोली है। याद करिए एक प्लेटफॉर्म विकीलीक्स, ठीक है, दे हैव यूज डार्क वेब टू प्रोवाइड अ सिक्योर एंड एनोनिमस चैनल फॉर इंडिविजुअल टू सबमिट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे खुलासे हमें देखने के लिए मिले थे। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन आपको उनके बुरे इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात करते हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो सारी जगह चर्चा में है। बहुत सारे एमपीज़ को यहाँ पर सस्पेंड किया जा चुका है। 78 ऑपोजिशन एमपीज़ वर सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑन मंडे। 33 यहाँ लोकसभा में से और 45 राज्यसभा में से हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये जो नंबर है सस्पेंशन का, ये अनप्रेसिडेंट है एंड द नंबर रीचेस टू अप्रॉक्सीमेटली 92, और उसी से संबंधित ये आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। देखिए हुआ क्या है, नई सभा, नया रिकॉर्ड, लोकसभा मेंबर 45, राज्यसभा में 30 लोकसभा मेंबर्स, 45 राज्यसभा मेंबर्स, सभी यहाँ से बिलोंग करेंगे। ऑपोजिशन इंडिया ग्रुप से इनको सस्पेंड कर दिया गया है और विंटर सेशन की शुरुआत के साथ ही हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई इन एमपीज़ को यहाँ पर सस्पेंड क्यों किया गया है। देखिए ये जो एमपी है दोनों हाउसों में अगर हम बात करें, इनको सस्पेंड किया गया है कि आरोप है इनके ऊपर कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, उसको यहाँ पर हैम्पर किया गया है वाइल प्रोटेस्टिंग लास्ट वीक, जो जिसकी वजह से आपको पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी बीच देखने के लिए मिला था। लोकसभा में बात करें, ऑपोजिशन ने डिमांड किया एक स्टेटमेंट फ्रॉम दी होम मिनिस्टर अमित शाह। वहीं कुछ एमपीज़ ने यहाँ पर देखिए प्लाकार्ड यहाँ पर यूज़ किया है विद देयर डिमांड्स। 3 जिसमें से आपको के जयकुमार, अब्दुल खरीक एक्सेट्रा आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर राज्यसभा की बात करें तो ऑपोजिशन ने रेस किया है स्लोगन्स ऑन द पार्लियामेंट ब्रीच एंड डिसरप्टेड प्रोसीडिंग। अब देखिए यहीं पर ये जो पूरा मुद्दा हमें देखने के लिए मिला है, ये बहुत इजी नहीं है। देखिए सस्पेंशन जो है एमपीज़ का राज्यसभा और लोकसभा से, इसी की वजह से राज्यसभा में आप देखेंगे
कि रिजोल्यूशन 192 रूल यहाँ पर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के तहत यहाँ पर लेकर आया गया है। याद करिए, जब हम कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस की बात कर रहे थे तो हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए आपको अलग अलग मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे जो इस तरीके की चीज़ों को डिसाइड करते हैं। अब अभी हम प्रोसेस भी समझेंगे सस्पेंशन की क्या है, लेकिन पहले उसके इस आर्टिकल को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, रीज़न हमने जिस तरीके से समझ लिया कि पार्लियामेंट्री डिसरप्शन की बात करें तो उसके हमें हिस्टोरिकल रूट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप यहाँ पर देखेंगे अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड हो जाता है ऑफ द गवर्नमेंट, रिटेलिएशन पोस्टर आपको देखने मिल जाए अगर, डेलिब्रेट डिसरप्शन यहाँ पर पार्टीज़ के द्वारा किया जाए, या फिर प्रॉम्प्ट एक्शन जो की है वो यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको जो लोग हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, इनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्रेडिशन ऑफ डिसरप्शन की बात करें तो डिसरप्शन इनसाइड पार्लियामेंट हैव बीन लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे डिसरप्शंस देखे हुए हैं, और मेजरली जो टाइम एलोकेशन है उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस को लेकर, पॉलिटिकल मोटिव्स को लेकर, या जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या जो व्यवहार है, एक जो डिसरप्टिव बिहेवियर है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के थ्रू, उसको लेकर इस तरीके के व्यवहार हमें देखने के लिए मिलते हैं। सारी पार्टियों की अगर हम बात करें उनकी वर्तमान पोजीशन को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर पार्लियामेंट्री डिसरप्शन एक्टिविटीज़ में शामिल ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें तो जो ऑपोजिशन का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ये जो इन्फ्लुएंस है, ऑपोजिशंस का जो इन्फ्लुएंस है, जो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट कैलेंडर, दैट हैज़ डिसमिनिश्ड। Government sets the agenda, decide time allocation to specific issue, and even they prioritize its own business. So rules जो हैं governing parliamentary proceedings के have not been updated for several decades. उन्हीं पुराने दशकों के नियमों के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ongoing cycle है ये यहाँ पर disrupt हो रही है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या है, और हम समझेंगे यहाँ पर पहले राज्यसभा के बारे में, और सबसे पहले समझेंगे रूल 255 और इसके बाद समझेंगे रूल 256 के बारे में। देखिए, राज्यसभा में चेयरमैन डायरेक्टली किसी भी मेंबर को जिसका जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है, वो यहाँ पर डिसऑर्डर है, उसको यहाँ पर उसके ओपिनियन को इन हिज ओपिनियन ग्रॉसली डिसऑर्डरली टू विदड्रॉ इमीडिएटली। वहीं 256 की बात करें तो इसके अंदर जो चेयरमैन है ये सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी मेंबर को फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर सेशन के 20-25 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं तो उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात। वहीं अगर हम लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें रूल 373, रूल 374 और रूल 374A के बारे में बात करनी होगी। 373 यहाँ पर बात करता है कि अगर स्पीकर को ऐसा लगता है जो कंडक्ट है किसी भी मेंबर का वो ग्रॉसली डिसऑर्डर है, या ही शी मे डायरेक्टली सच मेंबर टू विदड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। 374 यहाँ पर बात कर रहा है कि स्पीकर यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी मेंबर को जो डिसरिगार्ड कर रहे हैं अथॉरिटी ऑफ द चेयर को लेकर, या जिनका जो व्यवहार है वो अब्यूजिव रूल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आर्टिकल 374A यहाँ पर बात करता है कि स्पीकर यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हैं मेंबर को इन एन इवेंट of grave disorder by a member such as coming into the well of the house or abusing the rules of the houses persistently and willfully, ताकि यहाँ पर जो चाहे स्लोगन यहाँ पर शाउट किए जाएं या इस तरीके की एक्टिविटी की जाए जिससे जो प्रोसीडिंग है उस पर हैम्पर देखने के लिए मिले। अब देखिए, अगर इम्प्लीकेशन क्या होते हैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अगर सस्पेंड किया जाए तो सस्पेंडेड एमपीज़ को अलाउ नहीं होता है कि वो किसी भी तरीके का यहाँ पर नोटिस दें या किसी भी डिस्कशन के लिए पार्ट हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो नो रिप्लाइज टू क्वेश्चन बाय कन्वेंशन आर सस्पेंडेड लॉसेट्स दे लॉस्ट देयर राइट टू गेट रिप्लाइज टू हिज और हर क्वेश्चन। साथ ही सस्पेंडेड एमपीज़ को अलाउ नहीं होता है कि ये यहाँ पर चैम्बर में एंटर हो सकेंगे या किसी भी तरीके की जो मीटिंग है उसको अटेंड कर सके। रिवोकेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पर दोनों जगह रूल्स चेंज हो जाते हैं। लोकसभा में बात करें तो यहाँ पर स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है कि वो सस्पेंडेड मेंबर की जितनी भी पावर है उसको यहाँ पर
सस्पेंड तो कर सकता है, बट जो पावर है टू लिफ्ट द सस्पेंशन इज नॉट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। मतलब लोकसभा की जब आप बात कर रहे हैं तो स्पीकर के पास पावर है कि वो सस्पेंड तो कर सकते हैं लेकिन रिवोकेशन नहीं कर सकते। द हाउस इफ इट विशेस दे कैन डिसाइड, दे कैन गो थ्रू अ मोशन और फिर यहाँ पर सस्पेंशन को रिवोक किया जा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। वहीं अगर हम राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हाउस की आप बात करेंगे, एक मोशन के साथ यहाँ पर टर्मिनेट किया जा सकता है इस सस्पेंशन को। ओके, देखिए यूजुअली क्या होता है, पार्लियामेंट के कुछ एटिकेट है, कुछ डेकोरम होता है हाउस का। दैट मीन्स स्लोगन्स यहाँ पर नहीं आप चिल्लाइए, आप प्ले कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले मत करिए, आप डॉक्यूमेंट्स को मत फाड़िए प्रोटेस्ट दिखाने के लिए में, या फिर आप कैसेट या फिर टेप रिकॉर्डर्स को यहाँ पर प्ले मत करिए। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप डेकोरम ऑफ द हाउस को भंग करने के लिए आपको यहाँ पर निष्कासित किया जा सकता है। वहीं रूल्स की बात करें तो एमपीज़ को यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि जो भी पार्लियामेंट के नियम है, कायदे हैं, कानून है, नियमावली है, आप उसको ध्यान में रखते हुए काम करिए। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा की रूल बुक बोलती है कि एमपी शुड नॉट इंटरवीन इन द स्पीच ऑफ अदर्स, और अगर कोई यहाँ पर रिप्लाई दे रहा है, जवाब दे रहा है, ऐसे में अगर आप उनकी स्पीच में हर्डल क्रिएट करते हैं तो आप नियम भंग करने के लिए यहाँ से आपको निकाला जा सकता है। वहीं जुडिशरी की रोल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 122 बोलता है दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंक्वायर इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो याद रखिएगा, इसके लिए अब अगर सोचा जाए कि हम यहाँ जाके दरवाजे खटखटाते हैं, वहाँ जाके दरवाजे खटखटाते हैं, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं देखने के लिए मिलेगा। सो ये थे पूरे आर्टिकल। आप इन सारे रूल्स को समझेंगे बहुत अच्छे से, मैंने आपको बता दिया है। साथ ही आप जब इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, बाकी की डिटेल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है टैक्स HFSS फूड्स व्यू इट्स अ पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव। देखिए, हम बात करने वाले हैं कंजम्पशन ऑफ द हाई फैट शुगर सॉल्ट विच इज़ द HFSS। ये यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ रिस्क क्रिएट कर रहे हैं और इसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेनली हमें हाई इनकम कंट्रीज़ में देखने के लिए मिलेगी। 2019 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो 70% जो ओवरवेट और ओबेस लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, दे आर लिविंग इन दी लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री। वहीं 55% का इंक्रीज़ हमें देखने मिला है रूरल एरिया में। अब आप बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हायर इनकम कंट्रीज़ की बात करेंगे तो इनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास एक पूरी पॉलिसीज़ है, हेल्थ पॉलिसी वेयर दे कैन कैटर देयर पर्सन्स, देयर पीपल। बट व्हेन इट कम्स टू लोअर इनकम कंट्रीज़, व्हेन इट कम्स टू मिडिल इनकम कंट्रीज़, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, दे डू नॉट हैव अ गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर दे कैन टेक केयर ऑफ सच नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए, कुछ बहुत सारे डेटा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। जो ग्लोबल बर्डन है डिसीज़ेस का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कंट्रीब्यूटर हैं, इसके कारण आप देखेंगे लगभग 1.2 मिलियन डेथ आपको अकेले इंडिया भर में देखने के लिए मिलेगी। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ओवरवेट और ओबेसिटी का, उससे भी कंट्रीज़ यहाँ पर सफ़र कर रही हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पर 2017 में $23 बिलियन का खर्चा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, वो बढ़कर $480 बिलियन तक हो जाएगा 2060 में। चूँकि इंडिया की जो एक डाइटरी शिफ्ट है, जहाँ पर हम मिलेट्स खाते थे, जहाँ पर हम सीजनल फूड्स को खाते थे, ये पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो केवल और केवल 2011 और 21 में 13.14% ओबेसिटी की और ओवरवेट की हमें देखने के लिए मिली है। आज की डेट में हम बात करें तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है शुगर का, वो इंडिया ही है। इसी की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें सर्ज देखने मिल रहा है HFSS फूड कंजम्पशन के अंदर।
अकेले अगर हम बात करें तो 50 से 60% ईडेबल शुगर, सॉल्ट और फैट प्रोड्यूसेस जो आपको है वो इंडिया में यहाँ पर प्रोड्यूस होते हुए भी देखने मिलेंगे और कंज्यूम होते हुए भी देखने मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में, तो पिछले दशक के मुकाबले में इस दशक में इनका जो बिक्री है वो 1 गुना या 2 गुना नहीं, वो 3 गुना हो चुकी है। ठीक है, विच मीन्स $30 बिलियन का एक्सीड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलार्मिंग साइन है कि हम किस तरीके से अपनी एक ट्रेडिशनल डाइटरी हैबिट से यहाँ पर दूर जाते जा रहे हैं। और इसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे आप देखिए डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, इन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं HFSS फूड्स के ऊपर ताकि इनकी बिक्री को नियंत्रण किया जा सके, ताकि जो ओबेसिटी है इसको कॉम्बैट किया जा सके, ओवरवेट को कॉम्बैट किया जा सके। वहीं कोलंबिया ने जंक फूड लॉ लेकर आया है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ यहाँ पर वो बोले जा रहे हैं कि अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लाया जाएगा तो इसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगाए जाएंगे। बात करें इंडिया ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया है या इंडिया का यहाँ पर एक अप्रोच क्या है, उसके पहले आपको समझना होगा HFSS क्या होता है। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हों जो इस टर्म्स को पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, हाई फैट शुगर सॉल्ट का मतलब होता है उस कैटेगरी के फूड प्रोडक्ट्स जो कि यूजुअली जिनके अंदर आप देखेंगे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स जैसे फैट, शुगर और सॉल्ट। फैट, शुगर एंड सॉल्ट, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली अगर हम बात करें तो ये कई बार लोगों को लालच दिया जाता है कि देखिए हमारे पास तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारा अपीलिंग कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसे में जब HFSS फूड्स का यहाँ पर लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारे हेल्थ रिस्क जैसे ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। इसी से निपटने के लिए इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया विद द फिस्कल मेजर विद केरला इंट्रोड्यूसिंग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट टैक्स। ये इंट्रोड्यूस किया गया है केरला के द्वारा। आज की बात नहीं है, 2016 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और बाद में इसे यहाँ पर सब्स्यूम कर दिया गया था इन दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016। एक अर्जेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता है ताकि हम जो राइजिंग कंजम्पशन है HFSS फूड प्रोडक्ट का इंडिया में इसको ख़त्म कर सके, सो दैट बहुत सारे जो हेल्थ रिस्क है इनको भी कम किया जा सकेगा। समझिए, प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट हो रहा है, साथ ही जब आप बीमार होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, आपकी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ रही है। अलॉन्ग विद दैट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी यहाँ पर वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। और जो आपका देश है जो इन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, अलग अलग स्कीम्स के तहत पैसे दे रहा है, वहाँ पर भी आप देखेंगे सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारा एक बहुत बड़ा जो फंड है वो कहीं ना कहीं केवल और केवल इन बीमारियों से निपटने के लिए चला जाता है। तो ये जो हायर टैक्स है, हाई फैट शुगर टैक्स के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट मार्केट फेलियर को भी एसोसिएट करता है विद देयर कंजम्पशन, क्योंकि इसके बाद भी लोग लगातार प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। अब ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट यहाँ पर लगा दिया जाता है तो कंपनीज तो अपना अमाउंट बढ़ा के बेच देती हैं। ऐसे में जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो इसको यहाँ पर जो अपना पैसा है ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं। सो हमें बहुत सारे फिस्कल टूल अपनाने की जगह कुछ ऐसी ऑल्टरनेटिव लाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम इस HFSS प्रोडक्ट से निपट सकें। एक स्टडी यहाँ पर की गई थी साउथ अफ्रीका में, हेल्थ प्रमोशन लेवी दैट डेमोन्स्ट्रेट लार्जर रिलेटिव रिडक्शन इन परचेजिंग अमाउंट, लोअर सोशियो इनकम स्टेटस हाउस होल्ड मेकिंग सच टैक्सेस नॉन रिग्रेसिव। यहीं पर जो पूरा का पूरा ये सेक्शन है, जब हम बात कर रहे हैं GST टैक्स के बारे में, तो जो रेट है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की इंडिया में, ये कहीं से भी अलाइन नहीं करती हैं हमारे न्यूट्रिशनल कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे में एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन हमारे पास होना चाहिए। जैसे सॉल्ट, स्नैक्स की बात करें, शुगर स्वीटनिंग बेवरेजेस की बात करें, जूसेस की बात करें जिनको सिर्फ इस नाम से बेचा जा रहा है कि देखिए हम तो बहुत हेल्दी हैं, लेकिन इनके अंदर आपको केवल और केवल शक्कर और नमक का पानी ही देखने के लिए मिलेगा। सो एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता है एक टैक्स डिफरेंशिएशन जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर लगाए जा सके।
चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहां COP28 में मैक्सिमम कंट्री यहां पर ट्रिपल करने की बात कर रही हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। वहीं इंडिया फेस कर रहा है एक टाइट रोप वॉक जब बात की जा रही है इंडिया के एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट के बारे में। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, एथेनॉल जिसे हम इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, एक रिन्यूएबल बायोफ्यूल प्रोड्यूस है जिसको यहाँ पर फर्मेंटेशन, शुगर के फर्मेंटेशन के थ्रू लिया जाता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो ये प्लांट मटेरियल जैसे शुगर कॉर्न, व्हीट या सेल्यूलाइज रिच बायोमास के तहत इसको यहाँ पर डिराइव किया जाता है। यूजुअली जो एथेनॉल है इसका यूज़ किया जाता है फ्यूल एडिटिव्स में, स्पेशली इन गैसोलीन, ताकि जो एमिशन है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास अलग अलग जनरेशन के एथेनॉल हम इन्हें बोलते हैं। एक हो जाते हैं फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल की बात करें तो इनके अंदर हम यूजुअली फीड स्टॉक्स जो होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फूड क्रॉप्स हो गई, शुगर केन, कॉर्न या व्हीट, इससे यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। प्राइमरी अगर हम इस मेथड की बात करें तो फर्मेंटेशन किया जाता है, जहाँ पर जो शुगर क्रॉप्स है from the crops are converted into the ethanol by yeast production। एडवांटेजेस की बात करें तो इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, हाई एथेनॉल यील्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है, बट कंपटीशन देखने मिल जाता है विद फूड प्रोडक्शन, एक पोटेंशियल लैंड यूज़ की आवश्यकता हो जाती है और कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को लेकर भी हमें कुछ कंसर्न देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा आ जाता है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल। अगेन फीड स्टॉक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है नॉन फूड क्रॉप्स या फिर आपके जो लिग्नोसेल्युलस बायोमास होते हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर रेसिड्यूज लाइक कॉर्न स्टोवर, व्हीट स्ट्रॉस, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज, एनर्जी क्रॉप्स लाइक मिस्चेटनस, स्विच ग्रासेस, इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इट ब्रेक्स डाउन द सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज इन द बायोमास इनटू शुगर्स, देन थ्रू एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस फॉलो बाय द फर्मेंटेशन। एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे जो कंसर्न है फूड कंपटीशन से रिलेटेड उससे निपटने के काम आता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो फूड वेस्ट है और नॉट फूड बायोम है उसका यहाँ पर एक पोटेंशियल यूटिलाइजेशन देखने मिलता है। और इसी के बाद आ जाता है 3G विच इज़ द थर्ड जनरेशन एथेनॉल। थर्ड जनरेशन एथेनॉल की बात करें तो एक एडवांस बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर एल्गा या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस की बात करें तो एल्गी को यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स को, और इसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है एथेनॉल में। एडवांटेजेस की बात करें तो एक हाई प्रोडक्टिविटी रेट हमें देखने मिल जाती है, जो एरेबल लैंड कंपटीशन है वो यहाँ पर कम हो जाता है। चैलेंजेस की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लार्ज स्केल कल्टीवेशन करना होता है और इसकी वजह से देखिए अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए डिस्पाइट जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल में फ्रॉम 1.6% जो कि 2013-14 में था टू द 11.8% जो 2022-23 में था, वो यहाँ पर हमें 2025 में जो कि 20% करना है। ये अभी भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल सफ़र कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो शुगर स्टॉक्स हैं वो कम है और शुगर केन प्रोडक्शन लगातार कम होता जा रहा है, एक शॉर्टफॉल देखने मिल रहा है और इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल इंडिया यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है वो कहीं ना कहीं कम देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट इज़ वाई जहाँ पर एक तरफ हम बात कर रहे हैं फीड स्टॉक्स के बारे में, तो इंडिया के लिए जो फीड स्टॉक्स हैं जैसे शुगर केन हो गए, कॉर्न हो गए, ये सभी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें इसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा इसको हमारे देश में अभी इस्तेमाल करने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि जो कॉर्न बेस्ड एथेनॉल है ये डाइवर्ट गेन करता है फ्रॉम द फूड एंड क्रिएट्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द फूड एंड द क्रूड ऑयल प्राइजेस। चैलेंजेस की बात करें तो जहां शुगर केन एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चॉइस हो जाती है ट्रॉपिकल कंट्रीज़, इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए, वहीं कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, फूड प्रोडक्शन डिस्प्लेसमेंट या फिर जो केयर फॉर रेगुलेशन है लैंड यूज़ पॉलिसीज़ उसको लेकर। बहुत ज़्यादा लैंड अंडर द वाटर इंटेंसिव शुगर केन कल्टिवेशन दे कैन ऑल्सो डिस्प्लेस फूड प्रोडक्शन एज वेल एज डिग्रेड द वाटर टेबल, बट दीज कैन बी रेगुलेट बाय द एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ टू।
और इंडिया की जो एथेनॉल स्ट्रैटेजी है वो बहुत सारे रीज़न से चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे डिफरेंशियल प्राइसिंग 2017-18, इंटेंसिवाइजिंग द डायरेक्ट यूज़ ऑफ केन जूस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। वहीं अगर हम बात करें तो एक मिल शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला है कि एक बहुत ज़्यादा रिडक्शन हमें देखने मिल रहा है शुगर स्टॉक को लेकर। सो हेयर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो, जहाँ पर मिनिस्ट्री जो हमारी है कंज्यूमर अफेयर्स, इन्होंने ऑर्डर दे दिया है जहाँ पर बैन कर दिया गया है कि जो केन जूस है उसका एथेनॉल प्रोडक्शन में डायरेक्ट यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हालांकि इसकी वजह से आप देखेंगे तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं, और इसका एक टारगेट रखा गया था क्योंकि एक अनकंट्रोलेबल फूड इन्फ्लेशन हम इस समय फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 16.5 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स की यहाँ पर एनुअल आवश्यकता हमें पड़ती है जब एथेनॉल प्रोडक्शन करना होगा। सो इंडिया को इस समय आप देखेंगे दो पोटेंशियल अप्रोच हम यहाँ पर अपना सकते हैं। दैट मीन्स हम सबसे पहले जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको कम करें, हम इंक्रीज करें इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डिज़ाइन को बनाएं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पावर, फ्यूल डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स इसको यहाँ पर लेकर आएँ, और लास्टली एक फूड एंड फ्यूल बैलेंस यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे विच इज़ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे ऑल्सो। बात करते हैं स्टेट कैन बोरो एन एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ दिस फिस्कल ईयर। बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है, समझ लीजिए। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने इंडिकेट कर दिया है कि स्टेट जो इंडिया में है वो अपने खर्चों के लिए एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं जिसकी लिमिट है 2.04 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि उनकी नेट बोरोइंग लिमिट से ज़्यादा है। ये मूव यहाँ पर फॉलो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अलाउ कर दिया गया है 22 स्टेट को कि ये रेस कर सकते हैं 61,000 करोड़ रुपीस एक एडिशनल बोरोइंग के रूप में इस साल में, ताकि जो उनकी नेट बोरोइंग सीलिंग लिमिट है आपको पता है विच इज़ दी 3% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर 2.4 लाख करोड़ बियॉन्ड देयर नेट बोरोइंग लिमिट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, बात करें अगर हम बोरोइंग लिमिट्स के बारे में, तो इंडियन स्टेट की जो बोरोइंग लिमिट है ये डिटरमाइन की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्स करती है कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए, और इसी के कारण जो बोरोइंग लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है करेंट फिस्कल ईयर को लेकर। जो नई लिमिट है ये यहाँ पर अलाउ कर रही है स्टेट्स को कि ये 5% तक ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि पहले 3% हुआ करता था, इतना लिमिट तक ये यहाँ पर बोरोइंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्टेट्स को कहीं ना कहीं जो फिस्कल हेडरूम था लगभग 4.28 ट्रिलियन का, जो कि कोविड-19 या दूसरी सिचुएशन की वजह से देखने मिला था, उससे निपटने में सहायता करेगा। ओके, चलिए, तो इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी थी। ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वन इज रिलेटेड विद द साइबर सिक्योरिटी और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you soon.